हेलो हेलो नमस्कार। मैं सी वेद सोनी। आज जीएसटी का एक अनदर रिवीजन लेक्चर हम लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आज इनपुट टैक्स क्रेडिट। आज हम 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हम करेंगे। एक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो एग्जाम के लिए बेटा हाईली इंपॉर्टेंट है। और अब तक आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर ढंग से नहीं समझा तो इस वीडियो के बाद आपका सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है साहब आईटीसी, जो आज की क्लास में हम करेंगे। एक चैप्टर का नाम है टैक्स इनवॉइस, क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट हम प्रकाश डालेंगे। इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं। रिफंड वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, इनवॉइस जारी कैसे होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक चैप्टर आपका रिटर्न्स, क्या नाम है बेटा, रिटर्न्स। रिटर्न्स का बेसिक पार्ट में इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, जो इसका थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, जिसका नाम है QRMP स्कीम और IFF। ये दोनों चीज़ों की मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दे चुका हूँ। तो ये आज की क्लास की हम छोटी सी कवरेज रखेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर? ठीक है सर, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, जल्दी प्लीज। जो मैं लेके आया हूं मेरे लिए इनपुट है, लेकिन जो मेरा इनपुट है वो पक्का जिसने बेचा है उसका क्या था, आउटपुट। जिसने बेचा है उसने मेरे से जब माल मुझे दिया होगा तो बदले में मेरे से पैसे प्लस क्या लिया होगा, टैक्स लिया होगा। ये टैक्स इसने जो मेरे से कलेक्ट किया ये गवर्नमेंट को जमा करा दिया होगा साहब, यस और नो। इसी टैक्स को मैंने यहाँ पे एंट्री डाल दी, ये मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। मैंने माल की कॉस्ट भी डाली होगी। फॉर एग्जांपल मैं 10,000 रुपये का माल लेके आया हूँ और उसके ऊपर 1,000 रुपये का टैक्स पे करके आया हूँ, तो 1,000 रुपये तो मेरा क्रेडिट है और 10,000 रुपये माल की कॉस्ट है, तो टोटल में 11,000 रुपये दे के आया हूँ, यस और नो। इस बंदे ने क्या किया होगा, 10,000 रुपये अपनी जेब में रखे होंगे और 1,000 रुपये गवर्नमेंट को तुरंत चुकता कर दिए होंगे। जो मेरे से कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को चुका दिया, यस। मान लो बेटा ये रबर था, क्या था, रबर। मैं कच्चा रबर किसी से लेके आया था, मैंने इसको प्रोसेस करके क्या बना दिया, टायर बना दिया। क्या बना दिया, टायर। ये टायर बना के मैंने इसको 20,000 रुपये में सेल किया है। कितने में, आउटपुट वैल्यू जो है वो 20,000 रुपये है। इसके ऊपर मैं 10% क्या लगाऊंगा, जीएसटी। कितना आ गया, 2,000। मैं कस्टमर से लिए मैंने 22,000। कितने ले लिए बेटा कस्टमर से, 22,000 रुपये ले लिए। तो गवर्नमेंट कहती है ला मेरे 2,000 टैक्स के, ला मेरे 2,000 टैक्स के। तो मैं क्या बोलूंगा, ये 2,000 रुपये अगर आपको मैंने पूरे कर दिए तो समस्या हो जाएगी साहब, क्योंकि इस 20,000 की वैल्यू में 10,000 की वैल्यू इंक्लूड है। इसी रबर से ये टायर बना है, इस रबर के ऊपर मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं। इस 20,000 में से मैं 10,000 रुपये के हिस्से के ऊपर टैक्स पे कर चुका हूं। और मां कसम, अगर मैंने आपको पूरा 2,000 रुपये टैक्स दे दिया तो ये वाला 10,000 की जो वैल्यू है डबल टैक्सेशन हो जाएगी, 2 बार टैक्स लग जाएगा। इसलिए आया था इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। हमने सीखा है वाई क्रेडिट। वाई क्रेडिट, क्रेडिट क्यों बुक करते हैं साहब, जो हम लेके आते हैं उस पर हम ऑलरेडी टैक्स दे देते हैं, उसी से प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर इस पूरे पे फिर से टैक्स दे दिया तो ये वाला जो रॉ मटेरियल है 2 बार टैक्स नहीं हो जाएगा। इसलिए जो ऑलरेडी दे के आ चुके हैं इसको हमेशा क्या कर देते हैं बेटा, लेस कर देते हैं। ये कहानी थी वाई क्रेडिट। एक लाइन में आंसर देना हो टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है किसका, क्रेडिट का। ध्यान दीजिएगा, डबल टैक्स तब हुआ साहब जब यहां भी टैक्स लगा और यहां भी टैक्स लगा। इसको बोलते हैं आउटपुट, इसको बोलते हैं इनपुट। अगर आपका आउटपुट टैक्सेबल नहीं है, आपका आउटपुट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, निल है, तो आपके फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा ही नहीं है, इस केस में कभी भी आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता। क्या नहीं मिल सकता बेटा? इसलिए हमने याद कर रखा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून का मतलब क्या है, आईटीसी। अगर आप खून दे रहे हैं, अगर आप आउटपुट पे टैक्स दे रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, आईटीसी, आज़ादी मिलेगी। अगर आप खून नहीं दे रहे तो आपको क्रेडिट बुक करने का भी कोई अधिकार नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये छोटा सा हमने वैसे रिकॉल कर लिया, वैसे तो हम रेगुलर क्लास में सीख चुके हैं आईटीसी क्या होता है। ठीक है सर। सर एक दो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी और सिखाओगे? मैंने कहा बिल्कुल सर। अकाउंट्स की और जीएसटी की जो टर्मिनोलॉजी है वो अलग अलग है। अकाउंट्स के अंदर जब माल लेके आते हैं उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। उसी चीज को जीएसटी में इनपुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनपुट। कॉस्ट में, अकाउंट्स में जब हम लेबर से काम करवाते हैं उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट। क्या बोलते हैं, लेबर कॉस्ट, लेबर सर्विस। यहां बोला जाता है इनपुट सर्विस। क्या बोला जाता है बेटा, इनपुट सर्विस। जिस चीज को हम अकाउंट्स में बोला जाता है प्लांट एंड मशीनरी, बड़ी बड़ी चीजें, उनको बोला जाता है यहाँ पे कैपिटल गुड्स। क्या बोला जाता है बेटा, कैपिटल गुड्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जीएसटी में रॉ मटेरियल ना बोल के इनपुट बोलेंगे, लेबर को, सर्विस को हम इनपुट सर्विस बोलेंगे, और प्लांट एंड मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी ना बोल के हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स बोलेंगे। नहीं समझ में आ रहा?
बेटा इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से ही फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। मैं इस फाइनल प्रोडक्ट को आउटपुट भी कह सकता हूं। आउटपुट जो मैंने बनाया है, जब मैं कोई चीज बनाता हूं तो उसमें तीनों चीज यूज हुई हैं। मेरा माल भी लगा है, मतलब इनपुट भी लगा है, मेरी मेहनत भी लगी है तो इनपुट सर्विस भी लगी है, और जिस मशीन ने माल बनाया है वो मशीन भी घिसी, मतलब कैपिटल गुड्स भी घिसी है। इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से क्या तैयार हुआ है? आउटपुट। यस, इस आउटपुट पे टैक्स मैंने किससे लिया होगा? कंज्यूमर से। कंज्यूमर से लिया होगा तो उसमें से पहले मुझे क्या सेट ऑफ करना है? आईटीसी। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या उसमें से सिर्फ इनपुट का क्रेडिट सेट ऑफ कर सकते हैं, या सिर्फ सर्विस का सेट ऑफ कर सकते हैं, या कैपिटल गुड्स का सेट ऑफ कर सकते हैं, या तीनों का क्रेडिट ही आउटपुट से सेट ऑफ किया जा सकता है? याद रखेंगे बेटा, सिंगल विंडो फैसिलिटी क्या है? सिंगल विंडो फैसिलिटी। आप चाहे लेबर का क्रेडिट हो, चाहे माल का क्रेडिट हो, चाहे गुड्स का क्रेडिट हो, चाहे कैपिटल गुड्स का क्रेडिट हो, इकट्ठा करो, पे कितना करना है, अवेलेबल कितना है, सीधा लेस हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? दो बातें हमने समझ ली। अब करते हैं चैप्टर स्टार्ट। बेटा आईटीसी के चैप्टर के अंदर 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन का नाम 16 है, एक सेक्शन का नाम 17 है, और एक सेक्शन का नाम 18 है। 16, 17, 18 3 सेक्शन पे बेस्ड हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें सबसे मेन सेक्शन आपका 16 है। कौन सा बेटा? 16। हम 16 को समझने का प्रयास करते हैं फटाफट। एक बार थोड़ा सा इरेज करता हूं। सेक्शन नंबर 16 के 2 सब सेक्शन है, सब सेक्शन नंबर 1 और सब सेक्शन नंबर 2। चैप्टर का नाम है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम अब ये समझेंगे बेटा किसको अधिकार है क्रेडिट बुक करने का, और अगर अधिकार है तो अधिकार है को कैसे आप यूज कर सकते हैं। क्रेडिट बुक करने का एक तरीका होता है, वो तरीका यहां बता रखा है। 16 सबसेक्शन 1 कहता है भाई साहब आप क्रेडिट तभी बुक कर सकते हैं, पहली बात आपने जिस बंदे से माल लिया हो, मतलब जो सप्लायर हो, जो सप्लायर जिस बंदे से माल लिया हो उसको रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, अगर इसका मतलब सर सीधा बात है, अगर हम अनरजिस्टर्ड से माल खरीदेंगे तो माँ कसम जिंदगी में कभी क्रेडिट बुक ना कर पाएंगे। तो माल किससे खरीदो? रजिस्टर्ड से। रजिस्टर्ड कहाँ? इनकम टैक्स एक्ट की बात नहीं करा, जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। जो माल आपने लिया है, जो माल आप लेके आए हो, उसको आप यूज करोगे, ये आपकी यूज करने की इंटेंशन है किसके अंदर? फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पर्सनल पर्पज, पर्सनल चीजों पे कब से क्रेडिट मिलने लगा? तो बिजनेस के लिए हम चीजों को यूज करेंगे, और जिसे माल खरीदा है मां कसम वो कौन है? रजिस्टर्ड बंदा है। अगर ये 2 कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो आपको क्रेडिट मिलेगा। ऐसा बोल के 16 सब सेक्शन 1 चुप हो गया, लेकिन इसने पूरी बात नहीं बताई। 16 सब सेक्शन 2 कहता है मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा, मेरी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं, जब तक आप वो कंडीशन पूरी नहीं कर दोगे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा साहब। मैंने कहा तू तेरी बता। कहता है मेरी 5 कंडीशन है। कितनी बेटा? 5। ये 5 कंडीशन भी और पूरी कर दो, भगवान विष्णु भी आपको क्रेडिट बुक करने से नहीं रोक सकता। करें स्टार्ट? जी सर। फटाफट बेटा रिकॉल कराओ। सेक्शन 16 हमने स्टार्ट किया, कितने पार्ट हैं? 2। 16(1) क्या बोलता है? रजिस्टर्ड बंदे से माल लिया है, माल को बिजनेस में यूज करने की इंटेंशन है, बधाई हो, एक काम तो हो गया। अब 16 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? कहता क्या बुक करना चाहते हैं? मैंने कहा क्रेडिट बुक करना चाहता हूं। कहता है पहली चीज आपके पास पक्का बिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पक्का बिल। मैंने कहा इसको थोड़ा सा और ढंग से समझाओगे? बोला हाँ, मतलब आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कस्टम की टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो आपके पास बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? बिल ऑफ एंट्री। मैंने तो बिल्कुल एक सिंपल वर्ड ले लिया। क्या होना चाहिए आपके पास? पक्का बिल होना चाहिए, जिसमें सप्लायर का जीएसटी नंबर मेंशन और आपने कितना टैक्स दिया है उसके ऊपर साफ साफ अमाउंट पे लिख रखा हो। बहुत बढ़िया। कहता है जिस गुड्स के आपका पास पक्का बिल है वो वाली गुड्स या वो वाली सर्विस आपको रिसीव्ड हो जानी चाहिए। अगर माल आपको रिसीव ही नहीं हुआ है तो आप क्रेडिट बुक नहीं कर सकते साहब। तो गुड्स का रिसीव होना भी क्या हो गया? एक कंडीशन। मैंने कहा ठीक बात। कहता आपने आपकी GSTR 3B भर दी हो। अगर आपने आपकी रिटर्न नहीं भरी है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये बात भी ठीक है। कहता एक सप्लायर है, दूसरा बायर है। मैंने कहा है। कहता आप तो ये हो जिसने माल खरीदा है। जिसने माल खरीदा होगा तो पेमेंट किसको करी होगी? सप्लायर को। सप्लायर को 2 चीजों की पेमेंट करी होगी, एक तो माल की, एक माल के ऊपर टैक्स की। इसने आपसे ये जो टैक्स लिया इसने आगे गवर्नमेंट को जमा करा दिया हो, ये भी एक कंडीशन है। मैंने कहा ये बात भी ठीक है। और पांचवी बात कहता है अगर माल आपको लॉट्स में मिला है। किस में मिला बेटा? लॉट्स में। या आपको माल इंस्टॉलमेंट में मिला है। किस में मिला है? इंस्टॉलमेंट में। तो कहता है भाई साहब एक्ट बोलता है जब तक आप आखिरी इंस्टॉलमेंट या आखिरी लॉट रिसीव नहीं कर लेते तब तक आप क्रेडिट भी बुक नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बोलता है? ये बंदे का नाम सप्लायर है, जिसने आपको माल बेचा है, जिसने माल खरीदा है वो बंदे का नाम बायर है। सर वेरी गुड। सर उधार खाता भी तो चलता है।
बहुत बार सामान उधार में भी तो लेके आते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि माल ले आए और पेमेंट बाद में ना कर, सॉरी हाथ की हाथ करें। तो क्या सर कैश पेमेंट पे ही माल की पेमेंट तुरंत करने पे क्रेडिट मिलेगा? मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। एक बार तो आते ही बुक कर लो, एक बार तो आते ही अगर उधार भी लाए हो और माल आप पक्का बिल आपके पास है और आपने क्या नाम है गुड सर्विस रिसीव कर ली है, बिजनेस में यूज करोगे, रजिस्टर्ड बंदे से खरीदा तो बुक कर लो। एक बार बुक करना प्रोविजनली बुक करना कहलाता है। क्या बोलता है? प्रोविजनली। अब इस बंदे की पेमेंट करने का गवर्नमेंट ने टैक्स में एक्ट में टाइम दे रखा है, 180 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। किसकी? माल की प्लस किसकी? टैक्स की। आते ही हम आपको प्रोविजनल क्रेडिट तो दे देंगे, लेकिन अगर आपने 180 डेज के अंदर अंदर, कहां से 180 डेज, जिस दिन बिल इशू हुआ था, अगर जिस दिन आपको माल रिसीव हुआ था वहां से 180 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो ये जो बुक कर रखा है ना आपने, जो ये बुक कर रखा है, इसको हम रिवर्स करवा देंगे। क्या करवा देंगे बेटा? रिवर्स। सर हमने टाइम से पेमेंट कर दी हो तो बेटा आपने बुक कर ही रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं क्या हो तो क्या होगा? चेक पॉइंट लग के वो रिवर्स हो जाएगा। सर 182वें दिन पेमेंट कर दें तो अब क्या होगा? दोबारा बुक हो जाएगा। अल्टीमेटली सेक्शन 43B इनकम टैक्स एक्ट के पेमेंट बेस जैसा है, पेमेंट कर दोगे तो अलाउड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। यस और नो? क्या मुझे आप सारी कंडीशंस को दोबारा से रिवाइज करा सकते हैं बेटा? बताना जरा। 16 सबसेक्शन 2 कहता है मेरी भी कुछ कंडीशंस है 5 या 6, अगर वो पूरी करोगे तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा। शॉर्ट में बताना, आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आपको गुड्स और सर्विस रिसीव हो जानी चाहिए, आपने आपकी GSTR 3B भर दी हो, आपका जो सप्लायर है अगर आपने उसको पैसा दे रखा है तो उसने भी आगे गवर्नमेंट को जमा करा दिया हो, अगर माल लॉट में मिला है या इंस्टॉलमेंट में मिला है तो जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिल जाएगी आप क्रेडिट बुक नहीं कर सकते। और अगर आपने उधार में माल खरीदा है तो पक्का आप 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देना साहब, नहीं तो जो बुक कर रखा है ना वो रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स। फटाफट बताओ बेटा सारे बच्चे कि आपको 16(1) और 16(2) क्लियर कट समझ में आ गए? ढुल शाबाश। आगे तुम्हें अंदर से थोड़ी थोड़ी ये फीलिंग नहीं आ रही कि हमें अब ज्यादा समझ में आ रहा है? कई बार दूसरी बार जब मूवी देखते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो पिछली बार समझ में नहीं आई थी। समझ गए? सेकंड टाइम पे दिमाग कुछ और चीजों को पकड़ता है, तो आप बड़े ध्यान से, इसलिए तो मैं करवाता हूँ ये रिवीजन, इनकम टैक्स का भी और GST का भी। सेकंड टाइम पे सब समअप हो जाता है, और अब जो 1 महीना बीच में है इसमें तुम 2 बार इसको रगड़ दो, पेपर पास हो जाएगा साहब। हम आगे बात कर रहे हैं साहब किस चीज की? रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात करेंगे। सर उसका इसके साथ क्या कनेक्शन है? आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर को बीच में क्यों ला रहे हो जब आप चैप्टर ITC पढ़ा रहे हो? मैंने कहा इनका आपस में कनेक्शन है। इनका आपस में क्या है? कनेक्शन। आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट आया था, अगर आपका काम करते करते 20 लाख या 40 लाख जो भी आपकी लिमिट है उसे टर्नओवर क्रॉस कर गया तो आपको 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ती है साहब कि मुझे रजिस्टर्ड कर दो। कितने दिन का टाइम है? विदिन 30 डेज आपको अप्लाई करना पड़ता है साहब मुझे क्या कर दो? रजिस्टर्ड कर दो। या तो आपने अप्लाई किया होगा, यस का केस है, या आपने अप्लाई नहीं किया होगा, नो का केस है। तीसरा तो केस ही नहीं बनता साहब। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, अब है इस चैप्टर का लिंक। अगर आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई किया, 30 दिन के अंदर अप्लाई किया तो आपको याद है आपको लायबल की डेट से ही, जिस दिन आपको फील आई थी, जिस दिन आपका 40 लाख क्रॉस हुआ था, उसी दिन से रजिस्टर्ड मान लेते हैं। और अगर उसी दिन से आपको रजिस्टर्ड मान रहे हैं तो उससे 1 दिन पहले शाम को आपके पास जितना पुराना माल पड़ा हुआ है उस सारे का क्रेडिट अलाउड कर दिया जाता है। अच्छा सर अब समझ में आया। 30 दिन के अंदर अगर अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो पुराने माल का क्रेडिट भी मिल सकता है, और 30 दिन को अगर चूक गए तो पुराना जितनी मर्जी सामान पड़ा हो सारा क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। यस और नो? सर जो पुराना माल पड़ा है हमारे पास रजिस्टर्ड होने से पहले, जस्ट पहले जो माल पड़ा है जो हमने परचेज कर रखी है उसका क्रेडिट, वो माल इस प्रकार का हो सकता है, या तो वो माल कैपिटल गुड्स का होगा, या वो माल इनपुट का होगा, या वो इनपुट सर्विस होगी। सर्विस जब भी ली जाती है हाथ की हाथ कंज्यूम हो जाती है, कहानी खत्म। तो एक कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कभी भी मिलता नहीं। सर मिलता ही नहीं क्या? नहीं, इसमें एक रूल है, रजिस्ट्रेशन के बाद खरीदोगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये तो हम रजिस्ट्रेशन से पहले की बात कर रहे हैं। तो बशर्ते, बेशक ध्यान सुने बेटा, बेशक आप 30 दिन के अंदर अप्लाई करें चाहे ना करें, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट तो किसी को भी नहीं मिलता। तो बचा कौन? इनपुट। इसका माल 2 प्रकार का हो सकता है, या तो ये सेमी फिनिश्ड होगा, या ये फिनिश्ड होगा, या रो फॉर्म में होगा। जैसा भी माल हो आपके पास, आपको सारा क्रेडिट क्या कर दिया जाएगा? अलाउड कर दिया जाएगा। यस और नो? लेकिन मैं दूसरा केस लूं, अगर आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया तो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट तो आपको मिलेगा ही नहीं, वो तो किसी को भी नहीं मिलता। आपको इनपुट का क्रेडिट भी अब नहीं मिल पाएगा।
इनपुट का क्रेडिट भी नहीं मिल पाएगा। एक खास बात और बताऊं, लगे हाथ। सर अगर मैंने 30 दिन के अंदर अप्लाई किया है तो उससे एक डेट पहले जो मेरे पास माल पड़ा है, जितना भी इनपुट आप कह रहे हो क्रेडिट मिल जाएगा, मैंने कहा मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज और देखी जाती है, जो पुराना माल है उसका बिल वो विद इन 1 ईयर तक का होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पुराना अगर माल होगा तो उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। इट मींस डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की विद इन 1 ईयर तक का माल का आपको क्या मिल जाएगा बेटा, क्रेडिट मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उसी टाइम लगाना है जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हुए हो, जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हुए हो। यस और नो? बहुत बढ़िया। अगली बात बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना अगली बात बेटा। नेक्स्ट जो बात है वो ये है, सर ये हमारा पूरा साल चल रहा है। मैंने कहा चल रहा है, हम कभी यहां परचेज करते हैं, कभी यहां परचेज करते हैं, कभी यहां परचेज करते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर हम क्रेडिट बुक करना भूल जाएं, माल तो खरीद लिया लेकिन क्रेडिट बुक करना भूल गए, तो क्या कोई ऐसी लास्ट डेट है जहां तक हम क्रेडिट बुक कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल है। जीएसटी के अंदर कुछ गलती हो जाए, रिटर्न्स आप टाइम से ना भरते हो, तो इसमें प्रोविजन होता है कि कब तक आप ये चीज ठीक कर सकते हैं, भर सकते हैं, कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ऐसा इसमें भी है। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च साहब, इसमें कहीं भी आपने कोई परचेज करी है किसी भी चीज की और आप उसका क्रेडिट क्लेम करना भूल गए, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कब तक क्रेडिट क्लेम कर सकते हो? 2 डेट है। अगले साल की सितंबर की जीएसटीआर 3 की ड्यू डेट होती है 20 अक्टूबर, नेक्स्ट ईयर की, अगले साल की 20 अक्टूबर। और ड्यू डेट या डेट ऑफ फर्निशिंग, डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट तो होती है 31 दिसंबर, लेकिन डेट ऑफ फर्निशिंग मतलब पहले भी भर सकते हैं। इन दोनों डेट में से जो भी क्या होगा, अर्लियर होगा, तुम्हारा भूला भटका क्रेडिट तुम वहां तक ही लास्टली बुक कर सकते हो, इसके बाद तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा। यस और नो? पक्की बात? ठीक है सर। लगे हाथ आपने हमें एक चीज और बता दी, पता है क्या? ये जो साल हमारा खत्म होगा, इसकी एनुअल रिटर्न कब तक जाएगी? अगर ये साल है आपका 21-22, 1/4/21 से 31/3/22, तो ये साल कब खत्म होगा बेटा? 31/3/22। इसकी एनुअल रिटर्न भरनी है, एनुअली जाती है सिर्फ एक बार, एक साल में एक बार। 22 की 22 में याद कर लो, तो याद हो गया 31 दिसंबर 2022 तक इसकी रिटर्न जा सकती है। ये ड्यू डेट है, उससे पहले चाहें तो पहले ही भर सकते हैं, लेकिन कितना पहले? कभी भी इससे पहले नहीं आ सकते। बताओ क्यों? अरे साल को तो खत्म होने दो, ईयर को तो ऐड होने दोगे। तो बेटा फिर से रिकॉल करते हैं, अगर आपका क्रेडिट में कुछ मिस्टेक हो जाती है, कोई छूट जाता है, क्रेडिट बुक करना रह जाता है, तो लास्टली आप कब तक अपना क्रेडिट बुक कर सकते हैं? सर नेक्स्ट ईयर की 20 अक्टूबर। बुक में इतना सिंपल नहीं दे रखा, वो कहता है अगले साल की जो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर है उसका सितंबर है, उसकी जीएसटीआर 3 है, उसकी ड्यू डेट है। अरे सीधा बोलना, नेक्स्ट ईयर का 20 अक्टूबर। और क्या? डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। लास्टली आप यहीं तक क्रेडिट बुक कर सकते हैं। साहब मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक। बेटा मेरा तो कहने का मतलब है लास्ट टू लास्ट कब तक कर सकते हैं। आप आज भूले हो, कल दिखा लो, मुझे तो क्या दिक्कत है। एक मैक्सिमम डेट नहीं होती जैसे रिटर्न्स के अंदर डेट होती है? अरे इनकम टैक्स में भी तो है, अगर आपकी रिटर्न आप लेट फाइल करते हो तो कब तक कर सकते हो? उसने ये तो नहीं कहा कल ही कर दे, उसने आखिरी तारीख बताई कि वहां तक आप कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा साहब, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब वो पार्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। क्या आता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आप पहले, आपने कंपोजिशन स्कीम तो पढ़ी ली है और आपने नॉर्मल स्कीम भी पढ़ लिया है, कंपोजिशन भी पढ़ लिया है और नॉर्मल भी पढ़ लिया है। हमें पता है कंपोजिशन में काम क्वार्टरली होता है और नॉर्मल स्कीम में काम मंथली होता है साहब, ठीक है जी। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो और स्कीम को छोड़ के वॉलंटरी या कंपल्सरीली आप जा रहे हो नॉर्मल स्कीम में, नॉर्मल स्कीम में, तो आपको टैक्स बुक करने का राइट आया या गया? जब तुम कंपोजिशन में तुमने माल खरीदा, तुमने क्रेडिट बुक करने का प्रयास किया, डिपार्टमेंट ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, तो वो आदमी नहीं है जो क्रेडिट बुक कर ले। तो कंपोजिशन स्कीम का आदमी तो क्रेडिट बुक नहीं कर सकता। तो मैं मन में सोच के रह गया कि चीजें भी खरीदी है, टैक्स भी पे किया है, लेकिन मैं क्रेडिट बुक ना तो तू बुक कर सकता ना सामने वाले से चार्ज कर सकता, क्योंकि तू कौन है? कंपोजिशन डीलर।
तेरे माथे पे लिख रखा है तू कौन है, कंपोजिशन डीलर है साहब। ठीक है, मैंने भी इस दंश को, इस बेइज्जती को सहन, मैंने एक सेकंड में स्विच मार लिया। मैंने कहा अब मैं भी किस स्कीम में चला गया, नॉर्मल स्कीम में। फटाफट बताओ, जब कोई बंदा कंपोजिशन स्कीम को छोड़ के नॉर्मल स्कीम में जाता है, अब इसको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन ध्यान देना, कंपोजिशन स्कीम में बंदा रहा है, कंपोजिशन स्कीम में बंदा रहा है 10 महीने, और उसके बाद 11th मंथ में स्विच करके चला गया कहां, नॉर्मल स्कीम के अंदर। इस 10 महीने के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले दिन इसने एक कैपिटल गुड्स खरीदी थी, एक मशीन खरीदी थी, एक 10 लाख रुपए की। कितने की बेटा? 10 लाख रुपए की। उसके ऊपर 10% का जीएसटी था। कितना जीएसटी था? 10%। 1 लाख रुपए का जीएसटी पे करके आया होगा। इसने आते ही कहा होगा साहब मेरे को एक क्रेडिट दे दो, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया होगा, क्योंकि तू कौन है? अब ये बंदा नॉर्मल स्कीम में आ गया, आते ही अकड़ गया, कहता भाई साहब रोक के दिखाओ उस मशीन का सारा क्रेडिट मुझे चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है क्रेडिट तो दे देंगे, लेकिन तू गलत है। माना अब तू क्रेडिट बुक करने के लिए एलिजिबल हो गया है, माना तो नॉर्मल स्कीम में आ गया है, लेकिन ये मशीन तो घिस चुकी है, ये मशीन तो घिस चुकी है, तो हम तुझे पूरा क्रेडिट नहीं देंगे, दे तो गे लेकिन पूरा नहीं देंगे। मैंने कहा कितना काटोगे? कहता हम तेरा 5% पर क्वार्टर काट लेंगे, पर क्वार्टर कम करके बाकी बचा हुआ तुझे अलाउ कर देंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत है नहीं है। 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, अगर क्वार्टर का पार्ट भी होगा तो उसको पूरा क्वार्टर मान लिया जाएगा। मुझे बताओ बेटा कितने महीने ये मशीन यूज हो चुकी है? 10 महीने। तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 तो क्वार्टर हो गए पूरे, और चौथे क्वार्टर का 1 महीना चला गया, तो 4 क्वार्टर मान लिए जाएंगे। 5% अगर एक क्वार्टर का, तो 4 गुना में कर देंगे तो 20% उड़ जाएगा और बाकी मिल जाएगा। अगर 1 लाख 100% है, 1 लाख क्रेडिट 100% है, तो 20,000 तो इसका हो जाएगा कम, और 80,000 का क्रेडिट इस बंदे को अलाउड हो जाएगा। क्या आपको ये बात और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया नहीं आया? लॉजिकली समझना, तो एग्जाम में भूलेंगे नहीं। एक बंदे के पास पहले राइट नहीं था, अब राइट आ गया, अकड़ के कहता है सारा क्रेडिट, गवर्नमेंट कहती है क्रेडिट तो देंगे लेकिन मशीन पुरानी हो चुकी तो कम करके देंगे। यस और नो? ठीक है सर। जब तुमने ये कॉन्सेप्ट सीखा तो बेटा तुमने एक साथ 2 सीख लिए। कितने सीख लिए? एक साथ तुमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे। कौन से? जब बंदा कंपोजिशन स्कीम छोड़ के नॉर्मल में आता है तो भी उसके पास क्रेडिट बुक करने का राइट आता है, और जो कोई बंदा पहले एग्जेम्प्ट गुड्स बनाता था, क्या बनाता था पहले? एग्जेम्प्ट गुड्स। एग्जेम्प्ट अगर कोई गुड्स बनाएगा तो आउटपुट पर टैक्स है ही नहीं। जब आउटपुट पर टैक्स नहीं है तो उसने खून नहीं दिया, और खून नहीं दिया तो क्रेडिट किस काम का? अब उस बंदे ने भी एग्जेम्प्टेड गुड्स छोड़ के कौन सी गुड्स बनाना स्टार्ट कर दिया? टैक्सेबल, मतलब उसने टैक्स पे करना स्टार्ट कर दिया है। इन दोनों केस में पहले वो नालायक था, उसके पास क्रेडिट बुक करने का राइट नहीं था, बाद में राइट आया है, वो मांगेगा पूरा क्रेडिट, लेकिन पूरा नहीं देना है, 5% पर क्वार्टर हमें कम करके देना है। यस और नो? तो ये दोनों सेम केस हैं। इनका कैसा भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? टोटल क्रेडिट उसमें से लेस कर देंगे, 5% पर क्वार्टर पार्ट दे रहे हो, बचा हुआ क्रेडिट सामने वाले को क्या कर देंगे बेटा? अलाउड करा देंगे। इसका बिल्कुल रिवर्स केस करेंगे हम। क्या करेंगे? बिल्कुल रिवर्स। अब की बार सीन घूम रहा है, कोई बंदा पहले नॉर्मल स्कीम में था, कोई बंदा पहले नॉर्मल स्कीम में था, या कोई बंदा पहले सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल गुड्स बनाता था। बंदा लायक था या नहीं था? जो सामान लाता था आते ही आईटीसी बुक करता होगा, अकड़ के बुक करता होगा, क्योंकि बंदे के पास सारे राइट्स थे। अब इस बंदे ने स्कीम को स्विच कर लिया, ये नॉर्मल वाला बंदा चला गया कंपोजिशन स्कीम के अंदर, और टैक्सेबल वाला बंदा चला गया है एग्जेम्प्ट गुड्स बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब अब ये आउटपुट पे टैक्स नहीं देता। इन दोनों केस में इसके पास से राइट चला गया। फिर वही केस लेते हैं। इन दोनों केस में मान लो इन्होंने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, और वो मशीनरी इन्होंने उस टाइम पे 10 लाख रुपए की खरीदी थी, और 10 लाख की खरीदी थी, उसके गुना में 10% अगर जीएसटी होगा तो इन्होंने 1 लाख रुपए का जीएसटी उस टाइम पे किया होगा, और 1 लाख का पे किया होगा तो मां कसम आते ही पूरा का पूरा बुक भी किया होगा। अब इन्होंने स्कीम चेंज कर ली, मान लो स्कीम चेंज करिए 10 महीने और 20 दिन बाद, 10 मंथ और 20 डेज बाद ही इन्होंने स्कीम चेंज कर दी साहब। कहते हैं हम नहीं रहते, ये कंपोजिशन में और एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाने लग गए, तो इनका क्रेडिट बुक करने का राइट चला गया। गवर्नमेंट गुस्सा होती है, कहती है काट सारा क्रेडिट, रिवर्स कर सारा क्रेडिट। तो मैं क्या बोलूंगा? सारा नहीं, वहां तुमने कौन सा सारा दे दिया था? अरे ये महीने मत बोलो, इतने दिन तक मैं लायक भी तो रहा हूं, इतने दिन तक मैं काम भी तो कर रहा था, मतलब रिवर्स तो होगा, लेकिन सारा नहीं, कुछ तो मेरा था, जो बनता होगा वो जायज रिवर्स हो जाएगा। अब की बार फॉर्मूला 5% वाला नहीं है,
अब की बार फॉर्मूला 5% वाला नहीं है। इसका मतलब जब जब राइट चला जाता है, जब जब बुक करने का राइट चला जाता है, तो आपसे गवर्नमेंट बोलेगी सारा छीन लेंगे, लेकिन हम सारा नहीं देंगे, कुछ रखेंगे, बाकी सारा दे देंगे। कितना रखा जाएगा उसके लिए फॉर्मूला है। जीएसटी के अंदर हर कैपिटल गुड्स की एक लाइफ फिक्स कर रखी है, फिक्स है वो 60 मंथ। कितनी लाइफ है बेटा? इसको बोलते हैं टोटल लाइफ। क्या बोलते हैं इसको? टोटल लाइफ। मुझे बस फटाफट बताओ, ये प्लांट एंड मशीनरी अगर पूरी यूज होती तो कितने महीने चलती? 60 मंथ। 10 महीने 20 दिन बाद आपने स्कीम चेंज कर ली, अपना राइट खो दिया। क्या कर लिया? राइट खो दिया। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या बोलता है, टोटल लाइफ में से माइनस कर देना यूजिंग लाइफ, और यूजिंग लाइफ के ऊपर मैं लिख देता हूं एग्जैक्ट। जितने दिन जितने महीने आपने एग्जैक्ट यूज करा उसको माइनस कर दो। जो भी आंसर आया है उसमें से डेज इग्नोर कर दो। डेज क्या कर दो? इग्नोर कर दो। हमारे क्वेश्चन में करके देखते हैं। टोटल लाइफ कितनी थी? इसके आगे ही कर देता हूं। टोटल लाइफ कितनी थी बेटा? 60 महीने। कितने महीने हमने यूज करी? 10 महीने 20 दिन। 10 मंथ और 20 डे हमने यूज करी, तो कितने दिन बच गए? मशीन की कितनी लाइफ बची हुई है? 49 मंथ और 10 डेज। डेज को कर दो इग्नोर, कितने महीने बच गए? 49 मंथ। मुझे ये वाला जो क्रेडिट है ना, ये रिवर्स करना है। गवर्नमेंट कह रही है सारा कर, मैंने कहा ना सारा नहीं। सर कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम? जो 1 लाख रुपए का हमने क्रेडिट बुक किया था वो 60 महीने का क्रेडिट था, लेकिन हमने मशीन जल्दी ही बेच दी, जल्दी हमने स्कीम चेंज कर ली, कुछ भी हमने किया, तो इनटू में 49 करके 49 मंथ करके जो ये जो अमाउंट आया है इतना तो मुझे रिवर्स करना है, बाकी मेरे पास यूज था पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको दोनों स्कीमों के अंदर काम करना आ गया? अब इन स्कीम को याद करने का तरीका क्या है? इन स्कीम को याद करने का तरीका क्या है? बताया था उस टाइम भी, एक तरीका याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। जब कोई बंदा रहने के लिए आता है तो उसको क्वार्टर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? क्वार्टर दिया जाता है। 5% पर मंथ वाला फॉर्मूला तभी लगाना है जब आपके पास बुक राइट आता है। बुक करने का राइट आया तो बंदा रहने के लिए आया, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? क्वार्टर वाला, क्योंकि वो सारा मांग रहा था, गवर्नमेंट ने सारा नहीं दिया, कुछ घटा के दिया। सर मंथ वाला फॉर्मूला, अब उसको स्कीम से बाहर निकालना है, लात मार के निकालनी, तो हर मंथ का हिसाब करके बंदे को निकाल दिया जाता है। बंदे को तो निकालना है तो फॉर्मूला मंथ वाला निकालना है। दोनों फॉर्मूले बता दिए, दोनों की डेरिवेशन बता दी, दोनों के लॉजिक बता दी, कहानी खत्म हो गई। इसमें शर्तिया क्वेश्चन आएगा। आगे चलता हूं। एक बात मैं पूछ रहा हूं तुमसे, मैं रॉ मटेरियल लेके आया और इस रॉ मटेरियल से सारा का सारा टैक्सेबल माल बनाया है। मुझे बताओ इस रॉ मटेरियल के ऊपर जो मैं टैक्स पे करके आया हूं, मुझे उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर आप आउटपुट पे टैक्स दे रहे हैं, टैक्सेबल मतलब आउटपुट पे टैक्स दे रहे हैं, तो मतलब खून दोगे तो आज़ादी कन्फर्म मिलेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन मैं रॉ मटेरियल लेके आया और इस रॉ मटेरियल से सारा का सारा एग्जेम्प्टेड माल बना दिया जिसके अंदर जीएसटी में टैक्स ही नहीं है। अब क्या होगा? यहां पे खून नहीं है साहब, खून नहीं है तो आज़ादी भी नहीं मिलेगी, मतलब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सर इसके टुकड़े करवाना तीसरे केस में, मैंने कहा लो आप सब मुझे तो रॉ मटेरियल पहले बात तो लिखना ही नहीं चाहिए। क्या लिखना चाहिए? इनपुट। आप इनपुट लेके आए और अब की बारी इस इनपुट से आपने कुछ तो बनाया एग्जेम्प्टेड और कुछ बनाया है आपने टैक्सेबल। सर अब क्या होगा? सर टैक्सेबल का मिल जाएगा, एग्जेम्प्टेड का रिवर्स हो जाएगा। कहने में बात आसान है लेकिन प्रैक्टिकली इतनी आसान नहीं है। सर कारण बताओ, कोई बंदा आज इनपुट लेके आया है, कच्चा माल लेके आया है, इससे मैं फ्यूचर में कितना एग्जेम्प्टेड बनाऊंगा और कितना टैक्सेबल बनाऊंगा, ये आज कैसे पता है? हो सकता है सारा एग्जेम्प्टेड बना लूं, हो सकता है सारा टैक्सेबल बना लूं, हो सकता है 60-40 के रेशियो में बना लूं, हो सकता है 50-50 बना लूं। तो कैसे कह सकते हैं हम? तो समाधान क्या है इस चीज का? दिमाग लगाओ। जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट चलता है प्रोविजनली का। किसका? जिस दिन माल लाए हो उस दिन 100% सारा बुक कर लो, 100% सारा बुक कर लो। मैंने कहा कर लिया, आते ही प्रोविजनली पूरा बुक कर लिया। जैसा जैसा काम चलेगा, जिस महीने का हिसाब करेंगे उसमें इतना एग्जेम्प्ट इतना टैक्सेबल, तो दिक्कत क्या है? 1 मिनट में हो जाएगा। एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। 5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल इनपुट लेके आया, उसके ऊपर 10% का जीएसटी पे करके आया, तो 50,000 रुपए में टैक्स दे के आ चुका हूं। बोलो हाँ। मैं वो डीलर हूं, वो मैन्युफैक्चरर हूं जो एग्जेम्प्टेड भी बनाता हूं, टैक्सेबल भी बनाता हूं। तो एक बार तो आते ही 50,000 का 50,000 बुक्स में प्रोविजनली पूरा बुक कर लो। यस और नो? यस सर। और जैसे कैपिटल गुड्स की लाइफ होती है 60 महीने, इस इनपुट का ऐसे कोई लाइफ का चक्कर नहीं होता, इसको उसी महीने कंज्यूम करके सारा बेच दो। यस और नो?
ठीक है, इस महीने मैंने इस इनपुट से फाइनल प्रोडक्ट बनाया और फाइनल प्रोडक्ट की सेल बता रखी है आपको। 4 लाख रुपए का माल तो मैंने तैयार करके एग्जेम्प्टेड का बेच दिया और 8 लाख रुपए का माल तैयार करके मैंने टैक्सेबल का बेच दिया। प्रपोर्शनेट हो जाएगा साहब। कैसे करेंगे? सब 50,000 आपने पूरा बुक कर रखा है, मैंने कहा बुक कर रखा है। 50,000 कितने पे? 8 और 4 12 लाख रुपए के ऊपर इसी माल से तो बिकी हो सेल। 50,000 का पूरा क्रेडिट था, तो एग्जेम्प्टेड कितना है? 4 लाख। गुना में कर देंगे 4 लाख। ये वाला जो पोर्शन निकल के आया है ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जेम्प्टेड का क्रेडिट नहीं मिलता। सिंपली हमने क्या कर दिया? प्रपोर्शनेट कर दिया। मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई। बहुत बढ़िया। अगला कॉन्सेप्ट करता हूं। ये तो मैंने दिखाया इनपुट का। अब मैं और चक्कर चला देता हूं। मैं कैपिटल गुड से लेके आया, उसे सारा का सारा टैक्सेबल बनाया। बताइए, इस मशीन का मुझे फुल आईटीसी, ओके। मैं कैपिटल गुड से लेके आया और इससे मैंने सारा का सारा एग्जेम्प्टेड बनाया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां लिख देता हूं नो आईटीसी। तीसरा केस फिर गंभीर कर देता हूं। ये कैपिटल गुड से लेके आया हूं साहब, और इससे मैंने कुछ क्या बना दिया? टैक्सेबल, और कुछ क्या बना दिया? एग्जेम्प्टेड। एक सेकंड सर, मशीन आज लाया हूं, इसे कितना एग्जेम्प्टेड बनाऊंगा, इसे कितना टैक्सेबल बनाऊंगा, आज थोड़ी पता है। आज तो पता ही नहीं है। मेरे वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। क्या करोगे बेटा? आते ही कैपिटल गुड्स, मान लो ये मशीन फिर से 10 लाख रुपए की थी, 10% जीएसटी है, लाख रुपए का आपने आते ही क्रेडिट बुक कर लिया। एक सेकंड, यहां गलती नहीं करना है, यहां सीधा प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे आप। ये 1 लाख रुपए का क्रेडिट 60 महीनों के लिए है। 60 महीने से भाग करते ही 1 महीने का डेटा आ जाएगा। क्वेश्चन में गारंटेड तुम्हें ये वाला डेटा महीने का दे रखा होगा। ये वाला डेटा महीने का दे रखा। कहता इस महीने जो सेल हुई है, इस महीने जो सेल हुई है, ये इसकी 4 लाख की हुई है और इसकी 5 लाख की हुई है। मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है? इस 1 लाख को 60 से भाग करने से जो आया है, जो भी आया है, उसके डिवाइड में कितना कर दूंगा? 9 लाख। एग्जेम्प्टेड कितना है? 5 लाख। गुना कर दूंगा 5 लाख, जो पोर्शन आएगा वो रिवर्स हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ एक चीज एडिशन करनी है। कैपिटल गुड्स को अगर प्रोपोर्शनेटली यूज कर रखा हो तो सीधा प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे, हम 60 से भाग करके प्रोपोर्शनेट करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। बहुत बढ़िया। ये रूटीन क्लास में इस चैप्टर ने कई क्लास ली थी, तब जाके दिमाग में जता था। आज तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ समझ में आ रहा है। जी सर, बड़ा इजी है बेटा, सिंपली। फ्यूचर में क्या बनाऊंगा वो पता नहीं है, आते ही पूरा बुक कर ले। फ्यूचर में जैसा बनाया है उसके डिवाइड में करके प्रोपोर्शनेट करके रिवर्स करना है। 1-2 क्वेश्चन दूंगा तो इजीली हो जाएगा। आज मैं कॉन्सेप्ट सिखाने पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। ऐसे करते करते हमने क्रेडिट के खूब सारे नियम पढ़े। हमने ये भी पढ़ा लास्ट टू लास्ट कब तक बुक कर सकते हैं। 20 अक्टूबर वाला हमने पढ़ा, 22 का 22 में हमने पढ़ा। 1 साल वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हमने। कौन सा बोला? कि अगर पुराने माल का क्रेडिट बुक कर रहे तो इनवॉइस 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। हमने 16(1) की कंडीशंस भी पढ़ी, हमने 16(2) की कंडीशंस भी पढ़ी, हमने शिफ्टिंग भी पढ़ा दी। नॉर्मल से कंपोजिशन में, टैक्सेबल से एग्जेम्प्टेड में। नॉर्मल से कंपोजिशन दिमाग लगाना, राइट गया, राइट गया तो लात मार के इसका हिसाब करना है। तो फॉर्मूला कौन सा? मंथ वाला। कोई बंदा कंपोजिशन छोड़ के नॉर्मल में आ रहा है, इसका मतलब राइट आया। कोई बंदा आएगा तो रहने के लिए क्वार्टर, फॉर्मूला कौन सा? क्वार्टर का। यस और नो? ठीक है सर। एक कॉन्सेप्ट और करा देता हूं बेटा, ब्लॉक क्रेडिट का। किसका? पता नहीं, 2 दिन से गले में ज्यादा दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा पढ़ाता हूं और फिर बिल्कुल गला फटने को हो जाता है। ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक, जो क्रेडिट बुक ब्लॉक कर दिया आप उसको यूज नहीं कर सकते। ये क्यों होता है? जब आपका, ये क्यों होता है बेटा? अगर आपके आउटपुट का आपके इनपुट के साथ, या आपके इनपुट का आपके आउटपुट के साथ कोई रेलेवेंस ही नहीं है, उल्टा सही बोल गया मैं। अगर आपके इनपुट का आपने जो परचेज किया है, कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस या इनपुट जो भी आपने परचेज किया है और जो आपने बनाया है, अगर इसका आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो क्रेडिट किस नाम का? क्रेडिट किस नाम का? सर एग्जांपल दे सकते हो? मैंने कहा लो, बिल्कुल ताजा लो। ये एक मैन्युफैक्चरर बंदा है, ये रॉ मटेरियल लाता है, मतलब इनपुट लाता है। इस रॉ मटेरियल को बनाने के लिए लेबर चाहिए होगी, तो इनपुट सर्विस होगी। इसको बनाने के लिए इसने कैपिटल गुड्स मशीन भी खरीदी होंगी। तीनों चीजों को तैयार करके इसने फाइनल प्रोडक्ट बनाया होगा, तो सीधा दिख रहा है इस चीज को बनाने में इन चीजों का योगदान है। लेकिन ये एम्प्लॉय काम कर रहे थे तो इनकी शक्ल ज्यादा अच्छी नहीं थी, इनको ब्यूटी पार्लर में जाके इनका मेकअप करा दिया था। वो जो पैसे मैंने दिए, किसी ने उनका पार्लर से मेकअप किया होगा, उसने मेरे से जीएसटी चार्ज किया होगा?
क्या उसका क्रेडिट भी हम इसके साथ सेट ऑफ कर सकते हैं? नो, क्योंकि आपस में क्या नहीं है। तुम कल को सीए बन जाओगे साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, सीए बन गए तुम, सीए बन के तुम्हें लोगों को क्या देनी है? कंसल्टेंसी। जो ये क्लाइंट हैं, ये जब आएंगे तुम इनको कंसल्टेंसी दोगे तो ये तुम्हें क्या देंगे? फीस के साथ जीएसटी देंगे। ये जीएसटी को आप इस वाले जीएसटी से एडजस्ट, बताऊं कौन सा? इस सीए ने क्या किया? एक ऑफिस बनाया। क्या बनाया? एक ऑफिस, या घर बनाया, घर में एक ऑफिस निकाल लिया। तो इस ऑफिस के लिए इसने ईंट, रेती, रोड़ी, सरिया, जितनी सारी चीजें खरीदी, जो मैंने खरीदी है, पक्का किसी ने सेल करी है? पक्का किसी ने क्या करी है? सेल करी है। जिसने सेल करी है उसने मेरे से क्या चार्ज किया होगा? जीएसटी। क्या मैं इसका क्रेडिट बुक कर लूं? और जो क्लाइंट को जो कंसल्टेंसी दी है उस वाले जीएसटी से इस ईंट, रेती, रोड़ी का जीएसटी सेट ऑफ कर दूं? ऐसे तो कमाल हो जाएगा। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं साहब, तुम्हारे से फीस के साथ जीएसटी लेता हूं। क्या लेता हूं? जीएसटी। मैंने घर पे सोफा सेट खरीदा है, फोन खरीदा है, कुछ भी चीज खरीदी, उस पर भी मैं टैक्स दे के आऊंगा। क्या उस टैक्स से इस जीएसटी को सेट ऑफ कर दूं? नहीं साहब, क्योंकि इसका आपस में क्या नहीं है। सर एक बंदा है जो ब्यूटी पार्लर की सर्विस लेता है, आगे ब्यूटी पार्लर की देता है, क्रेडिट अलाउड। मैं कच्चा माल लेके आता हूं, इसी कच्चे माल के से मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाता हूं, दोनों का अंदर लिंक है, अलाउड। तो आपस में क्या होना चाहिए बेटा? लिंकेज होना चाहिए। जहां कोई भी लिंकेज एग्जिस्ट नहीं करती होगी वो वाला क्रेडिट हम आपके लिए ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? ब्लॉक। फटाफट बताओ, हम गाड़ी खरीदते हैं साहब, क्या खरीदते हैं? गाड़ी, मोटर कार खरीदते हैं, क्या उसका क्रेडिट आपको मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि लॉ ने बड़ा सिस्टम बना रखा है। क्या मोटर कार का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, मना नहीं कर रहे, मोटर कार का क्रेडिट लो। आपका बिजनेस ड्राइविंग का है, ड्राइविंग स्कूल आपने खोल रखा है, तो ड्राइविंग स्कूल में ये वाली गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। आप गाड़ियां सिखाते हैं तो यूज हो रही हैं। आपका कैब का बिजनेस है, आप रेंटिंग पे, हायरिंग पे, लीजिंग पे गाड़ियों को दे रहे हो, तो आप मोटर कार खरीदो और जीएसटी बुक करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम भी ले भी वही काम कर रहे हो, यूज भी वही कर रहे हो। तीसरा, लेकिन बेटा इन कामों के अंदर तेरा सीटिंग देखनी नहीं है। अगर एक नॉर्मल बंदे ने मोटर कार खरीदी है, जैसे बेटा मैं ऑफिस में आता हूं तो कई बार गाड़ी ले आता हूं। मैंने रिसेंट में गाड़ी परचेज करी है, टोयोटा अर्बन क्रूजर, उसके ऊपर मैंने लगभग लाख रुपए का जीएसटी पे कर दिया। अब मैं तुम्हारी फीस के साथ उस गाड़ी के जीएसटी को एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कनेक्शन नहीं है। लेकिन कहता है भाई साहब मोटर कार का क्रेडिट तभी अलाउड है जब उसमें सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 हो। वर्ड बोला क्या बेटा? मोर देन 13। 13 बंदों पे भी एग्जैक्ट क्रेडिट नहीं है, 13 बंदों से ज्यादा होगा। 13 बंदों से ज्यादा की कैपेसिटी की अगर आपने कोई भी चीज खरीदी है तो उसका क्रेडिट एक आम इंसान को भी अलाउड है, बेशक उसका ड्राइविंग का, कैब का, स्कूल का बिजनेस भी क्यों ना हो। बताओ क्यों? 13 बंदों से ज्यादा का पर्सनल यूज होता ही नहीं है। उसका यूज किस में होता है? बिजनेस में होता है। या तो आपने अपने एम्प्लॉयज को लेने ले जाने के लिए बस लगाई होगी, और कोई आदमी सिर्फ क्रेडिट बुक करने के लिए, जिसको चाहिए थी 5 सीटर गाड़ी, लेकिन क्रेडिट मिल जाएगा इसलिए उसने 15 सीटर गाड़ी खरीद ली। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो कुछ क्रेडिट ऐसे हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है, उनको क्या कहलाता है? पीछे का हमें रटना नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, 10 चीज बता रखे हैं, इनका क्रेडिट ब्लॉक है, हमें रटना नहीं, हमें क्या समझना है? ब्लॉक क्यों कर दिया गया है? क्योंकि आपस में लिंकेज, मेरी तुम्हारी फीस का घर पे बेड लेके आया था, गद्दे लेके आया था, उस पे भी जीएसटी दिया है, उस जीएसटी के साथ तुम्हारा जीएसटी सेट ऑफ नहीं। कल मैंने फोन खरीदा होगा तो सामने वाले ने जीएसटी चार्ज किया होगा, इस फोन के जीएसटी से तुम्हारी फीस के साथ जीएसटी एडजस्ट नहीं हो सकता। एक सेकंड, किसके साथ हो सकता है? मैं तुम्हें पढ़ाने से पहले किसी से पढ़ के आता हूं, तो जिससे मैं पढ़ के आया वो मेरे लिए इनपुट सर्विस, उसने मेरे से टैक्स लिया होगा, मैंने वो चीज सीख के आगे तुम्हें बताई होगी, मैंने तुमसे फ्री टैक्स लिया, ये आपस में एडजस्ट हो सकते हैं। बताओ क्यों? लिंकेज है साहब। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसी बातें इस चैप्टर के अंदर बता रखी थी। एक बात और बता रखी है लास्ट में, क्या? जो बैंक वगैरह होते हैं ये बेटा मल्टीपल काम करते हैं, इनकी कुछ सर्विस तो क्या है? एग्जेम्प्ट है। जैसे लोन देते हैं, लोन देने के बदले में इंटरेस्ट आए, वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर जीएसटी का कोई यूज नहीं है। कुछ सर्विसेज इनकी टैक्सेबल होती हैं। क्या होती है बेटा? टैक्सेबल। बैंक के अंदर काम इक्का दुक्का होता है, वॉल्यूमिनियस काम होता है, भाई सब काम हद से ज्यादा होता है। इनको रूटीन में एसी वेसी, कंप्यूटर स्टेशनरी वगैरह सब कुछ खरीदना पड़ता है। अगर ये बैंक का बेटा वॉल्यूमिनियस का काम होता है, बेटा बहुत ज्यादा काम होता है बैंक के अंदर, तो ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो बैंक के सामने 2 ऑप्शन है,
या तो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करे, कितना एग्जेम्प्टेड दिया, कितना टैक्सेबल दिया, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट आईटीसी अपने पास रखे, बाकी रिवर्स कर दे। लेकिन अगर ये काम करने लगे तो बैंक वाले अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो बैंक को एक ऑप्शन दे रखा है, दिल करे तो आप ऐसे कर लें, और दिल करे तो एक काम करें, जितना तुम्हारा क्रेडिट बनता है, जितना तुम्हारा क्रेडिट बनता है उसका 50% क्रेडिट ही बुक करो। 50% तो मानो ही मत तुम्हारा है। मान लो तुम 10 लाख की मशीन लेके, इसके ऊपर 10% जीएसटी है, तो कितना आया? 1 लाख। 1 लाख नहीं, सीधा 50,000 ले लो, अपने आप एडजस्ट हो गया मग्गे में। क्लियर? लेकिन अगर किसी को लगता हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या? रिकॉर्ड मेंटेन कर लो। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। चैप्टर कौन सा खत्म हो गया बेटा? आईटीसी के कॉन्सेप्ट सारे हो गए हैं। क्या अगला चैप्टर स्टार्ट करें? नाम क्या है? एक बार मैंने आज ज्यादा डिटेल में कराया है तो तुम्हें शायद टाइम ज्यादा लग गया, और 40 मिनट में खत्म हुआ है आईटीसी। लेकिन चैप्टर क्या था? थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम थोड़ा फटाफट खत्म करेंगे। कौन सा? अब टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। बताओ क्या इसकी वीडियो अलग बना दूं?